हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट की एमसीक्यू सीरीज़ प्लस आपकी जो कंटेंट है वो हम लोगों ने अपलोड करा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थर्ड पार्ट, राइट। तो जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसमें डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। तो इससे रिलेटेड हम कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो आइए सब लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। सो जब भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं। कोई एक ही मोड से सारी कंपनियाँ एंटर नहीं करती हैं। तो उन्हीं मोड्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस हमारा क्या होता है कि जैसे मान लो क्रॉस बॉर्डर जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं उससे रिलेटेड अगर हम उसमें जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डोमेस्टिक है। उससे बाहर अगर बिजनेस करते हैं तो वो हमारा इंटरनेशनल है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन लास्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो लोग ज़रा ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो पार्ट है वो कनेक्टेड है हमारे प्रीवियस वीडियो से। तो उसमें हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जो है हम लोगों ने डोमेस्टिक बिजनेस वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस, तो इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो किस में होती हैं, दो नेशन के बीच में होती है। मतलब इंटर और नेशनल, मतलब जो हमारे दो नेशन हैं, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, इन दोनों के बीच में हमारा जो बिजनेस है वो हो रहा है। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, कई बार इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जितनी भी पार्टीज होती हैं उसमें हमारा प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल्स और आपकी जो है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट, ये सब ट्रांजेक्शन हमारे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो HUF है, हमारा जो है कॉरपोरेट्स हैं, इंडिविजुअल है, कोई भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो ग्लोबलाइजेशन से आने के बाद में हमारा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पे, और उसका बहुत सारे एडवांटेज हमें देखने को मिले कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में अटैच किया तो उसका बहुत सारा एडवांटेज हमें देखने को मिला। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हमारा जो मार्केट शेयर है वो ग्रोथ हुआ, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रोथ हुई, और हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो एनहांस हो गई, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो गई। तो क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। मोड का मतलब होता है तरीके या रास्ते, या व्हाट आर द वेरियस वे थ्रू विच अ कंपनी कैन एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेगी, इंटरनेशनल बिजनेस को वो कैसे ग्रो करेगी, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को कैसे अवेलेबल करवाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब अगर हमारा कोई कंज्यूमर फॉरेन कंट्री में बैठा है तो वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे मंगवाएगा, या हम यहाँ पर बैठे USA का प्रोडक्ट कैसे मंगवाएंगे। तो कैसे कंपनी जो है, कौन कौन से तरीके हमारे ऐसे हैं जिसके थ्रू
हमारी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, छोटी छोटी टर्म्स मिलेंगे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे जिसके थ्रू आपको जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वो स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है आपसे मैचिंग आ जाए आपके। तो ये चीज़ें, या कोई एक टर्म आपसे पूछ ले, तो ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि भाई जैसे हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कोई कंपनी एंटर करना चाहती है तो वो अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर आएगी। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेकर आएगी, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। सारी कंपनियां एक रास्ते से नहीं जाती हैं, तो हमारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू कंपनी जो वो एंटर कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई तरीका पता हो तो वो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि भाई ये तरीके हमें पता हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं। तो वो तरीके जो वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, पहले छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनको एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ओके, सो कंपनी डिजायरिंग टू एंटर इन द फॉरेन मार्केट द फेस द डायलेमा वाइल डिसाइडिंग द मेथड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करना चाहती है तो डायलेमा रहता है उसके पास में। डायलेमा मतलब एक डाइसी सिचुएशन रहती है कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए या मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। तो कौन सा रास्ता मेरा ठीक है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का। कुछ के एडवांटेज होते हैं, कुछ के डिसएडवांटेज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर जो है वो देखनी पड़ती हैं, और उसके बाद ही मैं एंट्री कर पाता हूँ, सोच कर पाता हूँ कि हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा, कंपनी कैन रिड्यूस द डायलेमा बाय द एनालाइजिंग द डिसीजन फैक्टर। तो कंपनी को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे जिनको कंपनी कंसीडर करेगी वाइल मेकिंग द डिसीजन ऑफ मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो कंपनी को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारा किस किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो डिसीजन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कंपनी डिसाइड करेगी जब वो मोड को सिलेक्ट करेगी। तो कौन कौन से तरीके ऐसे होते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी को डिसाइड करना चाहिए जब वो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो डायलेमा जब कंपनी करेगी तो ओनरशिप एडवांटेज, मतलब ओनरशिप एडवांटेज का मतलब क्या है कि हमारा जो ओनरशिप पैटर्न है वो क्या है। अगर मैं अगर किसी कंपनी का ओनर हूं तो मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, या मैं किसी और की ब्रांड नेम यूज़ करूंगा। अगर मान लो मेरी खुद की ब्रांड नेम है या खुद की मेरी वैल्यू है, ठीक है, तो उसको अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपने नाम से मैं चीज़ों को बना रहा हूँ, तो मेरा इंटरनेशनल मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मुझे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लोकेशन एडवांटेज मेरा क्या है। लोकेशन एडवांटेज का मतलब ये है कि भैया मेरा रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, और मेरा जो साइट है मैन्युफैक्चरिंग की वो कहाँ पर है, मेरा कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे कई सारी चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी कि मतलब मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करूँगा या मैं बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवाऊँगा, या मैं किस तरीके से जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनको मैं किस तरीके से फुली यूटिलाइज़ करूँगा, जो रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है मैं उनको कैसे अरेंज करूँगा। तो ये सारा थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है, और मुझे लोकेशन का डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि मैं लोकेशन जो वो कहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, मेरा प्लांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है, मेरा यूज़र कहाँ पर है, मेरा जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, नेटवर्क कैसा है। तो इन सब चीज़ों को मुझे जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज, मतलब अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा हूँ तो उससे मुझे क्या एडवांटेज मिलने वाला है, मतलब कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो कि मुझे इस मार्केट से मिलने वाले हैं। या मेरा जैसे मान लो इसके एडवांटेज में क्या क्या आएगा, जैसे आपका जो ग्रोथ है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक ग्रोथ मेरा एडवांटेज हो सकता है। मार्केट शेयर मेरा एक एडवांटेज हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं जा रहा हूँ तो इससे मेरा जो मार्केट शेयर है वो बूस्टअप होगा। इसके साथ साथ मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा मतलब कि यहाँ पर हम जो है अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर गोइंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरा एक एग्जांपल हो सकता है कि इससे मेरी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं वो मेरी बढ़ जाएंगी। राइट, तो ये जो चीज़ें हैं इससे मुझे एडवांटेज मिलने वाला है जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाऊंगा। तो जब हम लोगों ने आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था तो उसके साथ साथ में
हमने ये भी बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है हमारे बिजनेस का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेशनल बिजनेस की। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमें वहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टडी करना पड़ेगा, वहाँ का सिनेरियो स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पर क्या एडवांटेज मिल रहा है और वहाँ पर क्या एडवांटेज मिल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो जब भी मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाऊँगा तो मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फैक्टर कंसीडर करूंगा कौन सा, एडवांटेज का, कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज आर टेकन वाइल वी आर गोइंग इनटू द इंटरनेशनल प्रोसेस। तो वहां पर जो है वो हम लोग इसके बारे में इन फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे कि मेरा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, मेरी मार्केट शेयर कितना इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग मेरा जो प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, और मेरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेरी कितनी इंक्रीज हो रही हैं, और मुझे क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है बिजनेस से। तो वो सारा मुझे जो यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स समझ आ गए होंगे कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस में जब हम लोग जाते हैं तो उससे कौन कौन से फैक्टर उस टाइम पे हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम और अपना प्रोडक्ट पॉपुलर कर पाते हैं कि भाई दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू ऑफर यू, राइट। तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हमारे जो तरीके दिए हुए हैं कि व्हाट आर द वेरियस वे थ्रू विच वी कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है एक्सपोर्टिंग, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं, मतलब एक कंट्री है दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी। दूसरा तरीका होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आपने वहाँ पे जाके लाइसेंस ले लिया। ठीक है, मतलब इसमें जाके मतलब आपने जो है वो लाइसेंस ले लिया अपना काम करने का, एक राइट ले लिया काम करने का। ठीक है, तीसरा तरीका होता है हमारा फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि हमने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी यूज़ कर ली। ठीक है, अब वो फ्रेंचाइजी क्या होती है, लाइसेंसिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या हम लोगों ने कुछ मैनेजमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक कंपनी यहाँ के दूसरी कंपनी वहाँ की है, फॉरेन कंट्री की है, और उसके साथ में उस यहाँ के पर्सन ने वहाँ की कंपनी के साथ में मैनेजमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको बोल दिया कि भैया आप इस तरीके से हमारे लिए काम करके दो। हमारी जो इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं, या इंटरनेशनल कंपनियां बहुत सी ऐसी हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई हम जब भी कोई मैनेजमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। ठीक है, टर्न की प्रोजेक्ट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्न की प्रोजेक्ट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, या उससे रिलेटेड वो कौन सा तरीका होता है जिसमें हमारी ये चीज़ें आती हैं। तो उससे रिलेटेड आपको जो है वो टर्म्स आपकी पूछी जाती हैं कि भाई ये तरीका हमारा क्या होता है। तो टर्न की प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि भाई हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है और हम आपके साथ में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और इस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हम जो वो यहाँ पर सामान नहीं बनवा रहे, हम जो वो किसी थर्ड कंट्री में सामान बनवा रहे हैं, या जो है हम किसी फॉरेन कंट्री में अपना सामान बनवा रहे हैं, वहाँ से हम जो वो अपना सामान बनवा के जो वो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है कि मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसको बोल दिया कि भैया आप हमारे लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करके दोगे, हमारी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करके दोगे। ठीक है, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट वगैरह है वो थोड़ी सी सेव हो जाए और हमारी जो मनी और जो कैपिटल है उसमें भी हमारा थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन सबसे बड़ा फ़र्क होता है हमारा स्पेशलाइजेशन का। हो सकता है कि हम इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं हैं और वो कंपनी जो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है वो उसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ को हम FDI बोल देते हैं। कि मतलब जब फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके कौन कौन से तरीके होते हैं और जिसकी वजह से जो कंपनी है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रही है और देख रही है कि भाई किस तरीके से हम जो है वो मार्केट में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंपनी, फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रही है या हम
फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर रही तो हमारे लिए एफडीआई हो गई, अगर हम फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो उनके लिए एफडीआई हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, एफडीआई भी एक तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा जॉइंट वेंचर, जिसको हम JV भी बोल देते हैं, जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम जो है दो कंपनी आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारी जो कंपनी है वो आपस में मर्ज हो जाती है, उसके बाद हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। इसके साथ साथ हमारा होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब हमारी जो ओन्ड सब्सिडरी हैं, ठीक है, तो उस पर हमने पूरा कब्जा अपना कर रखा है, ओनरशिप अपनी बना रखी है। तो मतलब एक कंपनी है, वहाँ पे हमारी सब्सिडरी थी, उसको हमने फुली ओन्ड कर लिया। ठीक है, तो वो भी एक तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि हमने स्ट्रेटेजिक कुछ अलायंसेस कर लिए, या हमने एक्वायर, स्ट्रेटेजिकली हमने एक्वायर कर लिया वहाँ के बिजनेस को, तो ये भी हमारा एक तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से ना जा करके हम मल्टीपल तरीके से मार्केट में एंटर करते हैं, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें एक तरीका और आता है हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मर्जर और जो एक्विजिशन है वो भी हमारा एक तरीका है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो। ठीक है, तो इसमें हम जब वो ये देखते हैं कि भाई हमारा जो मर्जर है वो क्या होता है, एक्विजिशन हमारा क्या होता है, तो इसमें हमने देखा कि भाई हमारे जो हैं 11-12 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्टिंग की। एक्सपोर्टिंग क्या होती है? देखो हमारी दो वर्ड आते हैं, एक आता है इंपोर्ट और एक आता है हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, मान लो कोई कंट्री ए है, इसने कोई गुड्स भेजे, गुड्स डिलीवर करे कंट्री बी को। ठीक है, तो यहां से इसने सामान जो भेजा है ये क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। इसके लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, और ए ने गुड्स जो वो एक्सपोर्ट कर दिए किसको, बी को। अब बी ने इससे सामान मंगाया तो ए के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और बी के लिए क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो है एक्सपोर्ट करना एक तरीका होता है कि हम अपना जो सामान है किसी दूसरी कंट्री को वो सामान जो वो हम बेच रहे हैं, वो जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग बोलते हैं। कंट्री ए है, उसने कोई सामान जो है वो कंट्री बी को भेजा, जब सामान हमने भेजा यहां से दूसरी कंट्री को तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। जब सामान हमने मंगवाया बाहर से तो हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। मतलब हमने कोई गुड्स जो है वो सेल करे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और ये हमारा बहुत ही सिंपल एंड वाइडली यूज मेथड होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। आपने सुना हो क्या काम करते हो भैया, एक्सपोर्टिंग का काम है हमारा। तो एक्सपोर्टिंग जो है वो आपके लिए, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो ये जब इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन एंटर इनटू द एक्सपोर्टिंग प्रोसेस। और इंपोर्टिंग जब हम करेंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ये जो है एक्सपोर्टिंग हमारा एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग जो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। जब हम मार्केट में एंटर करेंगे तो हम हमारा जो एक्सपोर्टिंग है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, कौन कौन से तरीके का, 3 तरीके का होगा। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, और एक होता है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। ठीक है, तो एक हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, एक हो गया आपका इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर।
देखो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है और इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्ट का मतलब, एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडिएट्स के थ्रू मार्केट में एंटर कर सकते हो, वहाँ से अप्रूवल मिल गया आपको, ठीक है भाई आप मार्केट में अपना सेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपना जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है या सर्विसेज जो है वो अपनी रेंडर कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट। एक होता है कि कई बार गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि नहीं नहीं भैया आप हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं आ सकते हो, तो हमारे यहाँ के एजेंट रहेंगे, ठीक है, जिनको हमने अपॉइंट कर रखा है, आप उन एजेंट से कांटेक्ट कीजिए, वो एजेंट आपका सामान खरीदेंगे, फिर वो एजेंट ले जाके आपका जो सामान है वो बेचेंगे, उनको हम कमीशन एजेंट बोलते हैं या ब्रोकर्स हमारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमसे सामान ले जाएंगे और हमसे सामान ले जाने के बाद उसको जो है वो मार्केट में जाके बेचेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप नए हो मार्केट में और आप जो है इतना ज़्यादा मार्केट का सिनेरियो नहीं पता है आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि डायरेक्टली आप एजेंट को अपॉइंट कर देते हो या एजेंट के वहाँ के जो इंटरनेशनल एजेंट होते हैं उनके थ्रू आप अपना जो सामान है वो अपना पहुँचा रहे हो और वो सामान जो है वो आपका वहाँ पर जाके ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तीसरा तरीका होता है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर का मतलब होता है कि यहां से आप एक सब्सिडरी अपनी वहां पर ओपन कीजिए, वहां पे एक ब्रांच आप अपनी ओपन कीजिए, ठीक है। यहां से फिर आप जो है एक्सपोर्ट आप डायरेक्टली आप नहीं करोगे, आप ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर करोगे। जैसे मान लो एक हमारी जो ब्रांच है वो इंडिया में है और दूसरी हमारी जो ब्रांच है वो लेट से यूएसए में है, ठीक है। तो आपने इंडिया के ब्रांच से यूएसए की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया और यूएसए जो है वो फिर अपनी मार्केट में सेल आउट कर रहा है। तो यहां से आपने इस ब्रांच में जो भेजा तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, मतलब दो कॉर्पोरेट के बीच में आपने ट्रांसफर किया। या कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट अगर आपका ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, ठीक है। मतलब आपका एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब आपका ट्रांसफर होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ओरिजिनल गुड्स जो ओरिजिनल और मॉडिफाइड फॉर्म में हमारा ट्रांसफर होता है थ्रू अनदर डोमेस्टिक कंपनी, कोई वहाँ की डोमेस्टिक कंपनी है या वहाँ का कोई एजेंट है, उसके थ्रू हम अपना जो सामान है वो अपना भिजवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पब्लिशर्स होते हैं, लाइक हमारा हिमालय पब्लिशिंग हाउस सेल देयर प्रोडक्ट दैट इज बुक ऑफ वेरियस एक्सपोर्टर इन इंडिया। जैसे मतलब वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस, ये इसने एक एग्जांपल दिया है कि हमारा जैसे इंडिया में पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है, वो क्या करते हैं फॉरेन ऑथर से कांटेक्ट करते हैं, अपना उनकी बुक लेकर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसको जानते हैं, हम जो है वो हिमालय पब्लिकेशन को जानते हैं, पब्लिशिंग हाउस को जानते हैं, उनसे उन लोगों ने फॉरेन कंपनी वालों ने कांटेक्ट कर रखा है, ठीक है, और वो फिर यहाँ पर आके अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करते हैं। तो ये आपका तरीका हो गया किसके थ्रू, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के थ्रू। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के थ्रू क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के थ्रू का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्री में आप डायरेक्टली जाते हो, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट करते हो और जो है वहां पे कंपनी के थ्रू अपने आउटलेट्स वगैरह खोलते हो और आउटलेट के थ्रू अपना जो सारा जो सेटअप है वो आप करते हो। मतलब गए आप और जाके अपना सारा सेटअप करा, सेटअप करके आपने आउटलेट खोला, आउटलेट खोलने के बाद जो सारा जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आपने करी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर का मतलब होता है सेलिंग प्रोडक्ट बाय कंपनी टू इट्स एफिलेटेड कंपनी इन द होस्ट कंट्री, मतलब किसी दूसरी कंट्री में जो होस्ट कंट्री जहाँ पे अपना टारगेट है हमारा कि भाई वहाँ पे जाके हम अपना सामान बेचना है, तो वहाँ पे जो वो होस्ट कंट्री में अपना जो है एक ब्रांच या कोई दूसरा मतलब जो है एफिलिएटेड कंपनी है वहाँ पर, ठीक है, आप डायरेक्टली जो है उसको सेल आउट करते हो और फिर वो जो है वो मार्केट में आगे अपना जो सामान है वहां से ट्रांसफर किया जाए। तो एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट विद इन द कॉर्पोरेट अगर आपने ट्रांसफर किया है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, ठीक है, एक तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस होता है वो हम डायरेक्टली जो वो अपना भेज सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सामान है एक्स्ट्रा बन गया तो हम क्या कर देंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। लेस रिस्की होता है, लेस रिस्की इसलिए होता है कि ठीक है भाई आप वहाँ पर जो चीज़ें हैं जो अगर
वहाँ के पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट वे में जा रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता हैं, सिनेरियो पता है कि कब कहाँ पर कौन सी चीज़ को जो है वो आप चीज़ों को करोगे। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाओगे तो ऐसा तो आप है नहीं कि मतलब डायरेक्टली आप गए और मुंह उठा के आपने जो वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले आप वहाँ का सारा सिनेरियो स्टडी करोगे और सिनेरियो स्टडी करने के बाद ही आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे। ठीक है, under direct export the exporter has the control over the selection of the market, helps in the fast मार्केट एक्सेस। मतलब जब आप डायरेक्ट उस पर वो करते हो तो मतलब आप अपना प्रोडक्ट जो खुद सिलेक्ट करते हो, अपने आउटलेट खुद सिलेक्ट करते हो, अपना जो, ठीक है भाई, आपकी जो चॉइस है, जो आपको सर्विसेज गुड्स वगैरह जो आपको रखने हैं वो अपने हिसाब से आप अपना जो सिलेक्शन कर सकते हो। इससे आपकी जो मार्केट एक्सेस है वो बहुत जल्दी बढ़ती है कि मतलब एक्सपोर्टिंग से मतलब धीरे धीरे आपने नाम कमाया और नाम कमाने के बाद बहुत जल्दी आप मार्केट में फेम अपना कमा लेते हो। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें हमारी जो स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, कि मतलब आप ये सोचो कि इतना आसान नहीं है किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस सेटअप करना। मतलब बिजनेस की तो छोड़ो, वहाँ पर रहना भी इतना आसान नहीं है जितना हम लोग को लगता है कि हम गए वहाँ पे सेटअप खोला और सेटअप खोलने के बाद अपना सारा सेटअप कर लिया। ठीक है, इतना आसान आपका नहीं होता। वहाँ पे हमें जो कॉस्ट है, एक हाई कॉस्ट जो आपको बियर करनी पड़ती है आप सेटअप करते हो तब। ठीक है, इसके साथ साथ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, एक्सपोर्टर हैज नो कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने उनको सामान दे दिया, आपका प्रोडक्ट जो बिक जाए। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या बोल के डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन डायरेक्ट वाले में आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, एक्सपोर्टिंग थ्रू एक्सपोर्ट इंटरमीडिएरीज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर आप इंटरमीडिएरीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं, आपने उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट जो वो सेल आउट करें, तो वो कुछ ना कुछ तो भाई कमीशन एजेंट है, तो कुछ ना कुछ तो आपसे कमीशन चार्ज करेंगे। वो जो कमीशन चार्ज करेंगे वो क्या होगा, अपना प्रॉफिट की कॉस्ट में, मतलब आपका जो कॉस्ट है उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें मतलब जितने आपके नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए खतरा होने वाला है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है और आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो इससे भी आपको खतरा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है तो वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई डोमेस्टिक में कितने का है और इंटरनेशनल मार्केट में कितने का है, तो वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा तरीका आता है लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग क्या होता है और किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। लाइसेंस का मतलब होता है आपको पावर मिल जाती है, आपको अथॉरिटी मिल जाती है किसी चीज को यूज करने की। ठीक है, तो लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट राइट और द मेथड ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग द प्रोडक्ट राइट, और दीज आर द राइट टू यूजुअली द प्रोडक्ट, कि हम जो है इंटेलेक्चुअल राइट आपको मिल जाता है कि भाई आपको एक लाइसेंस मिल गया और लाइसेंस के थ्रू मतलब जो है आप उसको यूज कर सकते हो। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए आप जो है उस चीज को यूज नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आप लाइसेंस लेते हो, लाइसेंस का मतलब होता है आप परमिशन लेना। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपका क्या रहता है, पहले आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाओगे, वहां से फिर आपको अप्रूवल मिलेगा कि हाँ भाई ये चीजें हैं, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद आपको अप्रूवल दिया जाएगा, नाउ यू आर सर्टिफाइड, आपको ये लाइसेंस दे दिया जाता है। ऐसे ही हम कोई भी बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस लेते हैं, तो लाइसेंस लेने का मतलब क्या होता है कि आप जो वहाँ की जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है वहाँ से आप परमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको बोलना चाहते हैं कि भैया हमें इस चीज़ को मतलब जो है यूज़ करने के लिए हमें राइट चाहिए। ठीक है भाई, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अपनी जो फीस है वो सबमिट कीजिए, नेसेसरी जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनका फुलफिल कीजिए, तो उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। जैसे ही आपको परमिशन मिल जाती है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग इन व्हेन द एक्सपोर्टर द लाइसेंसर सेल द राइट टू मैन्युफैक्चरिंग और सेल टू इट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन अ सर्टेन मार्केट एरिया टू द फॉरेन पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है दो चीजें आती हैं, एक होता है लाइसेंसर, एक होता है लाइसेंसी। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें देखना है कि मतलब जब भी हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन अप्लाई कर रहा है, उसका क्या क्या एडवांटेज हमें मिलने वाला है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने लाइसेंस किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे देते हैं, नाम हमारा चलेगा बट उसके बदले में हम जो वो एक अमाउंट हम अपना चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है एक एग्रीमेंट हमारा होता है और एक्सपोर्टर रिसीव वन टाइम फीस और रॉयल्टी और बहुत। कई बार क्या होता है कि एक्सपोर्टर, ठीक है भाई मेरे को एक लाइसेंस मिल गया एक्सपोर्टर के नाम से, ठीक है भाई आपके नाम से, उसको रॉयल्टी फीस आपको जो मिलती रहेगी, जब जितने टाइम पीरियड के लाइसेंस रहेगा
उसमें रॉयल्टी फीस मिलती रहेगी, आपको कमीशन मिलता रहेगा, तो वो हम उसको सेल आउट आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लाइसेंस की बात करूं तो ये हमारे 3 तरीके के लाइसेंसिंग हमारे होते हैं, तो कई बार इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जैसे प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, मेथड लाइसेंसिंग और रिप्रेजेंटेशन लाइसेंसिंग। ठीक है, 3 चीज़ें हमारी आती हैं। प्रोडक्ट लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब होल प्रोडक्ट, पार्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का आपको राइट मिल जाता है, या कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, वो प्रोडक्ट के आप इंप्रूवमेंट आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है पूरा पूरा प्रोडक्ट है, पार्शियल प्रोडक्ट है या उसका कंपोनेंट है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें जो थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एनहांस करें, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। मेथड लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड को लेके आपको जो लाइसेंस मिल गया कि ठीक है भाई, आप ये वाला जो मेथड है वो आप ही यूज़ करोगे, कोई दूसरा पर्सन जो वो यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राइट टू यूज़ अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग मेथड और पार्ट ऑफ इट, और पॉसिबली द राइट टू यूज़ द मॉडल प्रोटेक्शन, मतलब आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको एक राइट मिल जाता है कि हाँ भाई, इस जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, उसको सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे, कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन उसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव लाइसेंसिंग। रिप्रेजेंटेटिव लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि जहां पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, और ठीक है भाई, आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है, आप अपना जो नाम है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसमें क्या रहेगा आपका कि यूजुअली डन विद इन द 2 कंपनी दैट आर द कॉन्सेंट्रेटेड, एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसपे वो दोनों कंपनी जो है वो काम कर रही है, और उसमें हमारा जो है एक शेयरिंग बेसिस पे हम लोग जो है, एक के पास लाइसेंस है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो हम लोग जो वो एक कंपनी जो वो उसको रिप्रेजेंट करेगी, हाँ भैया ये भी हमारे साथ में ही काम कर रहा है, काम वो कर रही है, और लाइसेंस उसका है, तो दोनों का उसके साथ में नाम चल रहा है, तो वो शेयरिंग बेसिस पे हम लोग जो वो अपना काम आगे कंटिन्यू करें, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइसेंसिंग, मतलब हम जो है दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी। ठीक है, तो लाइसेंसर क्या मतलब क्या होता है कि लीज द राइट टू यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रिसीव द रॉयल्टी मनी। मेरे पास कोई लाइसेंस है तो मैं उसको बोलता हूँ लाइसेंसर, मैं अपना राइट आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं तो मैं हो गया लाइसेंसर, और जो पर्सन यूज कर रहा है उसको बोलेंगे लाइसेंसी। कई बार ये टर्म्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि लाइसेंसर क्या होता है और आपका लाइसेंसी क्या होता है, तो उससे रिलेटेड भी कई बार आपकी जो टर्म्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो क्या कहता है कि लाइसेंसिंग क्या होता है, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको वो यूज करेगा, और उसके बदले में आपको जो है एक रॉयल्टी देगा, एक कमीशन देगा, एक आपको फीस देगा, ठीक है, जितने टाइम के लिए वो यूज करेगा उसको। तो ये जो यूजर जो होता है वो लाइसेंसी होता है, जो प्रोवाइडर होता है वो लाइसेंसर होता है। मेरे पास कोई लाइसेंस है, मैंने आपको यूज करने के लिए दे दिया, तो वो मैं बन गया लाइसेंसर और आप बन गए लाइसेंसी। ठीक है, तो ये जो चीज है वो हमारी इसमें आ जाती है। कई बार ये पूछ लेता है कि लाइसेंसर इज द पर्सन हु, ठीक है, या वो पर्सन कौन होता है जो हमारा राइट पे करता है, हमें राइट देता है किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने का, कि भाई मेरे पास एक लाइसेंस है, उस लाइसेंस को आप यूज कर सकते हैं मेरे नाम से। ठीक है, तो वो जो चीज है वो आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज क्या रहेगा, द एबिलिटी टू एंटर सेवरल फॉरेन मार्केट साइमल्टेनियसली बाय द यूजिंग सेवरल लाइसेंस और वन लाइसेंस विद एक्सेस टू द रीजनल मार्केट फॉर द एग्जांपल ईयूज। मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर करते हो तो कई बार कंपनी जो है वो मल्टीपल लाइसेंस के लिए अलग अलग कंट्रीज के लिए, मतलब एक ही उसके थ्रू आप मल्टीपल उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ईयूज का आपको परमिशन मिल गई या ब्रिक्स में आपको परमिशन मिल गई, तो वहाँ पर फिर जो है वो आपका इसका एडवांटेज जो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मतलब जैसे ही आप ईयूज में आपको परमिशन मिल गई तो उसमें अलग अलग कंट्री से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सबके लिए मतलब एक ही लाइसेंस आपका चल जाएगा। ठीक है, एंटर मार्केट विद द हाई ट्रेड बैरियर, मतलब आप लाइसेंस आपको मिल जाता है तो जहां पर बैरियर होते हैं लाइसेंस के थ्रू आप वहां पर भी एंटर कर सकते हो, मतलब अननेसेसरी तरीके से आप उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा एक नॉन इक्विटी मोड होता है। ठीक है, नॉन इक्विटी मोड का मतलब होता है कि जहां पर कई बार कंपनी एक
रिस्क हमारे साथ में रहता है, एक डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पर उसको बियर करनी पड़ेगी, मतलब अपनी इमेज जो उसको बनानी पड़ेगी, तब जाके मतलब आप हर किसी पर्सन का लाइसेंस आप जो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी खुद की ब्रांड इमेज डाउन है, तो ऐसे में आपको जो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, तो पहले उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज बनाएगा और इमेज बनाने के बाद उसको जो वो सेल आउट कर सकता है। लाइसेंसिंग ऑल्सो सेव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विच आर लेफ्ट ऑन द लाइसेंस, मतलब इससे आपका क्या रहेगा कि आपने लाइसेंस पे जो खर्चा किया है इसकी वजह से, ठीक है भाई, आपके रजिस्टर्ड हैं हम, यही बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप एक रजिस्टर्ड कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वी आर रजिस्टर्ड ऑन दिस। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई अनरजिस्टर्ड कंपनी है, भाग गई तो क्या होगा, लाइसेंस है आपके पास, ठीक है भाई, आप कहीं पर भी इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन के तरीके आपके बढ़ जाते हैं। लाइसेंसिंग ऑल्सो एनेबल द लाइसेंसर टू गेट इनसाइड ऑफ द लाइसेंस मार्केट, ठीक है, उसमें आपका जो बिजनेस रिलेशन है और जो कॉस्ट एडवांटेज वगैरह है वो भी आपको लाइसेंसर को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लाइसेंसर डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फॉरेन मार्केट, मतलब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर हमारे जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज होता है, ठीक है भाई, आपको लाइसेंस मिल गया है तो आप उन सब चीज़ों से, मतलब ठीक है भाई, आपको कोई बार बार परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, पॉलिटिकल इनस्टेबल है, एक गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जो आके आपको मना कर देगी, ठीक है भाई, आपको अलाउ कर देगी, ठीक है भाई, आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास लाइसेंस है तब तक आप कोई भी पार्टी रहे, कोई भी आपका पॉलिटिकल सिनेरियो रहे, उसमें आप जो वो अपना इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ साथ मतलब आपको जो इनएक्सपीरियंस कंपनी है वो भी आपके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है, और आपका जो बल्कि प्रोडक्ट जो है वो आप इसमें जो है उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको भी आप सेव कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने लाइसेंस ले लिया, आप ठीक है भाई, जितना आपको सेल आउट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे कुछ डिसएडवांटेज आते हैं। डिसएडवांटेज हमारा क्या रहता है कि कॉम्पिटिटर के लिए उसमें कुछ हमारी एग्रीमेंट जो है उसमें कंक्लूड हमारी रहती हैं कि टेक्नोलॉजी और आपका जो कस्टमर है उसका बैकअप, ठीक है, उसमें चीज़ें हमारी रहती हैं, ठीक है। अगर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारी चेंज हो जाती है तो वहाँ पे हमारा लाइसेंस का कोई यूज़ नहीं रहता है, ठीक है। नॉट एवरी कंपनी कैन यूज दिस एंट्री मोड अनलेस द प्रोसेस सर्टेन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वहाँ पे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर आपके लिए एक दिक्कत होने वाली है, वहाँ पर आप सही तरीके से इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम दूसरी कंपनी के नाम पे अपना जो बिजनेस है उसको चलाना थोड़ा सा जो पर्सन है वो सेफ नहीं समझते हैं, ठीक है। लाइसेंसर इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इज नॉट एज मच एज वुड बी गेन्ड व्हेन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट देमसेल्फ। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई हमने अपना लाइसेंस यूज़ करने के लिए दे दिया, किसी को हमें रॉयल्टी इनकम आ रही है। अगर वही हम काम खुद करते तो हो सकता है कि उससे हमें ज़्यादा इनकम आती जो हमारी रॉयल्टी इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके थोड़ा सा रहता है। इसमें हमारा एक रिस्क ये भी रहता है कि अंडर रिपोर्ट जो है वो हमें सारा जो है एक रॉयल्टी पेमेंट वगैरह वो सारा हमें बताना पड़ता है उसको कि भाई इतना सेल हुआ, ये चीज़ें हुई, पहले आप उससे परमिशन लो, जिसका लाइसेंस है उसको बताओ हर एक चीज़, तब जाके मतलब जो है वो उस चीज़ों में थोड़ा सा रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम आपका बढ़ जाता है, कॉस्ट आप एफर्ट्स आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के अगर आपने उसका लाइसेंस यूज़ कर लिया तो आप जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग भी एक लाइसेंसिंग की फॉर्म होती है। फ्रेंचाइजिंग मतलब जो है आप किसी दूसरी कंपनी का ब्रांड नेम आप यूज़ कर रहे हो, आप उसकी जो है पूरा सारा सेटअप जो है रहेगा, ठीक है, सारा आप कमीशन बेस की तरह आप काम कर रहे हो। मतलब उसमें लाइसेंस में तो ये था कि आप खुद परमिशन ले रहे थे, यहाँ पर क्या है कि आपने मतलब जो है आप उसको राइट ले रहे हो उसको यूज़ करने का कि भाई उसका जो लाइसेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो फ्रेंचाइजर एक होता है, फ्रेंचाइजर एक होता है फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। कई बार अब मान लो ये स्टेटमेंट आ गई, फ्रेंचाइजी इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, जिनको ये पता है कि फ्रेंचाइजी जो लाइसेंस की ही एक फॉर्म होती है वो इसको टिक कर देंगे, और जिनको लगता है नहीं फ्रेंचाइजी अलग है, लाइसेंसिंग आपकी अलग है, तो वहाँ पर ये लोग जो है वो उसको गलत करके आ जाएंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में करके आ जाएंगे उसको, ठीक है। तो वहाँ पर आपका फ्रेंचाइजी कैन एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर द फ्रेंचाइज कंपेयर टू द लाइसेंसिंग। तो मतलब लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंगली हम एक फ्रेंचाइज का जो
एग्रीमेंट है वो हम साइन करते हैं कि भैया ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हमारी जो डीलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पतंजलि के स्टोर्स के लिए लोग कई बार जो वो अप्लाई करते हैं कि भैया हमें जो स्टोर्स के लिए डीलरशिप आपको मिल जाए, तो ठीक है भैया, अप्रूवल आपको मिल जाता है तो आप पतंजलि का बोर्ड लगा सकते हैं, उनके सारे प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है भाई, वो आपका जो सिस्टम वगैरह है वो सारा आपका वो सेटअप करके देंगे, और कौन कौन सा प्रोडक्ट और जो स्ट्रेटजी वगैरह हैं वो सारी आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है और ये हमारी स्ट्रेटजी है, इन स्ट्रेटजी के थ्रू आपको जो वो आगे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं, और फ्रेंचाइजी की जो एक फ़ीस है वो यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारा जो ट्रेडमार्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्विसेज हमारे फ्रेंचाइजी वगैरह में हमारे यूज़ रहेंगे। प्रोडक्ट की रेपुटेशन है, कंटिन्यूस सपोर्ट सिस्टम है, लाइक एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह है, ये सब आपको जो सर्विसेज है फ्रेंचाइजी में आपको मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी आपको ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए मिलेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रोडक्ट की रेपुटेशन ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उनकी ब्रांड यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आज की डेट में मैं डोमिनोज के जो है वो मैं फ्रेंचाइजी अगर मैं ले लेता हूँ तो उसमें क्या है, लोग डोमिनोज के नाम से आ रहे हैं। ठीक है, मेरे नाम से कोई नहीं आ रहा है, लोग डोमिनोज के नाम से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की ऑलरेडी रेपुटेशन आपकी बनी हुई है, कंटिन्यूस सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा, लाइक आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह वो जो सारा काम है कंपनी एक बार में अपना करती है। ठीक है, एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह है, वो सारा मतलब जो है किस तरीके से करना है, ये कंपनी का खुद का काम आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने मतलब जो है चीज़ें देखी कि फ्रेंचाइजी का मतलब होता है लाइसेंसिंग, वेयर द फ्रेंचाइजर गिव द फ्रेंचाइजी राइट टू यूज, मतलब आप अपना जो ट्रेडमार्क है, नो हाउ है, और अपना जो रॉयल्टी पर्पस के लिए आप जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आता है, एक तो प्रोडक्ट है, सप्लायर्स है, टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, और इवन द लुक ऑफ द बिजनेस, मतलब ये सारी चीज़ें आपको जो वो यहाँ से मिल जाएंगी। मतलब इसमें जो फ्रेंचाइजी है उसमें ये सारी चीज़ें आपको जो वो यूज़ करने के लिए देगा। वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको आगे सिखाना, समझाना, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती है। नॉर्मल टाइम ऑफ फ्रेंचाइजी इज़ 10 ईयर एंड द अरेंजमेंट मे और मे नॉट इंक्लूड द ऑपरेशन मैनुअल। तो उसमें सारा मतलब जो है हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है, उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन और जो सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लिखी हुई होती हैं। उसमें सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हमारी हैं। तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में हमारा जो है आपका ट्रेनिंग ऑफर्स और ये जो सारा सर्विसेज हम क्या क्या देने वाले हैं, आप कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको आप स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजर की डायरेक्शंस आपको रहेंगी, फ्रेंचाइजी का जो एक एरिया ऑफ स्प्रेड है वो आपका रहेगा। इसके साथ साथ हमारा जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो रहेंगी वो आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं, और उसके साथ साथ हम ये सारी चीज़ें हैं वो उनको देखने वाले हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, फ्रेंचाइजी को हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसी एग्रीमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज आपके क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, मतलब उसमें आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप एंटर कर सकते हो। आपको जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और जो भी आपको मार्केट में इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो ऑलरेडी कंपनी के पास चीज़ें इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल रहती है, कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में सर्वे किया हुआ है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, आपका जो इनोवेशन है उसका खर्चा आपका बढ़ जाता है, वो सारा कंपनी खुद करके देगी आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो उस कंपनी का प्रोडक्ट उठाना है और आपको उसके नाम पे प्रोडक्ट अपना बेचना है। ठीक है भाई, जो बेचने के बाद जो आपका कमीशन और जो पेमेंट वगैरह रहेगी वो आप अपनी उनसे कंपनी आपको पे करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर रहती हैं। तो इसमें हमारा जो फ्रेंचाइजर है, लर्न मोर लेसन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेंचाइजी विच ही हैड मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम द होम कंट्री मार्केट। ठीक है, जैसे डोमिनोज वगैरह आपका आया था। ठीक है, मैकडोनल्ड बेनिफिट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड लर्निंग फिनोमिना। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है फ्रेंचाइजी को और भी बेनिफिट आपको, ये मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आपको लो कॉस्ट पे मिल जाएगी, उसमें जो कॉस्ट है वो आपकी कम रहेगी। इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट के फेलियर का जो रिस्क है वो आपका कम हो जाता है, और इसमें जो वो आपको इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई आपको जो है ऑलरेडी सेटअप आपको बिजनेस मिल रहा है, आपको
जो है अपना नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट शेयर जो ऑलरेडी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आपको एडवांटेज इसका रहने वाला है। ठीक है, डिसएडवांटेज आपके क्या रहेंगे? इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी। अगर आपकी डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी है तो उसमें वो तो ठीक है भाई, वो तो आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उतना ही मुश्किल होता है कि भाई उसमें मतलब जो डोनेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पर ये रहता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को दे दिया तो वो अपने वहाँ के लोगों को जो ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग एजेंट रिड्यूस द मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। जो आपके फ्रेंचाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपने नाम से भी कई बार जो चीज़ें हैं अपनी गुडविल बना लेते हैं, तो उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट भी लोगों के साथ में बना लेते हैं। ठीक है, इसमें मतलब क्या है कि जैसे मतलब फ्रेंचाइजर और जो फ्रेंचाइजी है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट की ग्रोथ और मार्केट शेयर के लिए। मतलब आप खाली ये नहीं सोच सकते कि ठीक है भाई जो करेगी कंपनी करेगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ग्राहक के साथ में बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है, आप उसको टाइम पे सामान नहीं दे रहे, तो उसमें क्या है, उसमें फिर आपकी भी गलती है और कंपनी आपकी वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें सही तरीके से आप डील नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या रहेगा, मतलब उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी और यहाँ पर हमारा जो स्कोप है मिसअंडरस्टैंडिंग का वो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट का भी डिफरेंस बढ़ जाता है। आपको सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है, कंपनी की, हो सकता है कि आप किसी दूसरे डीलर से मिल जाओ, उसको आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दे दो, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी आपके बढ़ जाती हैं। मतलब आपकी एक हरकत की वजह से कंपनी की जो गुडविल है वो डाउन हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ दिक्कत रहती है। नेक्स्ट आता है टर्न की प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न के प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि टर्न द की ऑन। आपको कुछ नहीं करना है, सारी मतलब जो चीज़ें आपको मिलेंगी, सिर्फ आपको चाबी घुमानी है और अपना प्रोजेक्ट जो काम आपको स्टार्ट करना है। उसका सारा सेटअप, उसका सारा खर्चा आपको करा कराए मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस पेमेंट करनी है और उसको यूज़ करने लग जाओ। ये हमारा ऐसे हो गया जैसे हमारा शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं तो हमने जो वो बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया, पर प्लेट का सिस्टम कर लिया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चेक काट के देना है और बाकी उनको बता दो कि भैया इतने आदमियों को खाना है, हमारा 100 का, 150 का, 200 का, 500 का, जितने भी आदमियों का पर प्लेट के हिसाब से। लाइक आपका 2000 की, 1500 की, 1000 की, जितनी भी प्लेट हैं, जितने भी आपके पर्सनस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप जो वो अपना खाना पीना कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पेमेंट करनी है, बाकी सारा अरेंजमेंट जो रहेगा वो उनका रहेगा। सिर्फ आप ये देखो कि हाँ भाई ये कमियां हैं, ठीक है भाई, आप उनको बता दो, वो आपके ओके करवा देंगे। तो टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू हैंडल एवरी डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर फॉरेन क्लाइंट। मतलब आप फॉरेन क्लाइंट के हिसाब से ये सारी जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो सारे हमारे टर्न की प्रोजेक्ट पे बनते हैं। जैसे मेट्रो है, मेट्रो हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट थोड़ी है, फॉरेन कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या हुआ कि वो कंपनी यहाँ पर आई, सारा सेटअप करा और सारा उस पर वो करा, जितना कंपनी के साथ एक यहाँ की कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट करा, उनको बोला कि भैया हम आपको सारी चीज़ें करके देंगे, लेकिन इतने साल तक जो हमारा पैसा आएगा वो मतलब जो है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, बाकी जो सारा सेटअप वगैरह है वो सारा आप जो वो हम लोग करके देंगे, आपको जो वो करने की ज़रूरत उसमें नहीं है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपनी पेमेंट करी और पेमेंट करने के बाद ही मतलब जो आपको सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो गई। तो कंपनी हु मेक द टर्न के प्रोजेक्ट वर्क ओवरसीज द बिल्डिंग द फैसिलिटी फॉर द लोकल प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो उसमें हमारा जो भी मतलब जितने भी लार्ज पब्लिक सेक्टर के जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो सारा आपका जो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा जो अर्बन ट्रांजिट स्टेशन है वो आपके आ जाएंगे, कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं, आपके टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये ज़्यादातर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उसमें सब में आपकी जो है वो टर्न के प्रोजेक्ट में आपका रहता है। अब मान लो उन्होंने आधा अधूरा काम दे दिया करके, लेकिन आपको आगे का काम करना नहीं आ रहा, तो वो भी बेकार है। या तो आप उसमें एक्सपर्ट हो, अगर आप एक्सपर्ट रहोगे तो आपको बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको कई सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, नेशनल हाईवे हैं, रेलवे लाइंस वगैरह हैं, वो सब हमारे टर्न की प्रोजेक्ट में मिलती हैं। मतलब जैसे हाईवे वगैरह जो होते हैं, जैसे आपका NHIA है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब क्या करती है आपकी, मतलब ये जो है फॉरेन कंपनी से इन्होंने डील कर रखा है। ठीक है, तो वो सारा आपका जो वो रोड हाईवे वगैरह बनवा के देते हैं, अपने जो टोल बनवा लेते हैं कि भैया इतना, जिससे जो भी टोल आएगा मतलब इस डेट तक हम अपना जो टोल लेंगे, उसके बाद ये जो वो हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि हमने इतना सारा खर्चा किया है तो उसकी जो मेंटेनेंस, उसका जो सारा जो काम रहेगा वो हमारा रहेगा। कोई भी दिक्कत आती है उसमें तो वो हम जिम्मेदार हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको जो वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो जितना भी हमारा जो पेमेंट रहती है इसमें दो तरीके रहते हैं। एक होता है फिक्स, ठीक है, कि मतलब आपका जो चीज़ें हैं भाई फिक्स पेमेंट आपको बोल दिया, और एक होता है पेमेंट ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस। पेमेंट ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट, मतलब जितनी भी कॉस्ट आई है, मान लो आपके 5,000 की कॉस्ट आई, 5,000 में आपने 20% ऐड कर दिया, फिर 5,000 में आप 20% अपना ऐड कर दो। ठीक है, तो जो भी आपका जैसे 1,000 आपका हो गया तो उसमें आपको 6,000 की उसको पेमेंट करनी है। तो जो भी आपका इसमें है वो टर्न की प्रोजेक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है अपना जैसे एक तरीके से जो हम बीपीओस का काम करवाते हैं, तो ऐसे ही हम जैसे बीपीओस का मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब हम अपने बिजनेस का कुछ प्रोसेस जो वो हम बाहर से करवा लेते हैं। तो वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा बिजनेस का कोई भी प्रोसेस है, कोई भी आपका पार्ट रहेगा, तो उसमें हम वो काम आपका बाहर से करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम आपका बाहर से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग ऑपरेशन और जो आपका प्रोडक्शन और उससे कंसंट्रेट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम आउटसोर्स कर देते हैं। उनको बोलते हैं भैया आप स्पेशलाइज्ड हो, आप हमारे लिए ये काम करके दो। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वो फॉरेन में बनवा लेते, क्योंकि फॉरेन में उस टाइम पे मशीनें थी, फॉरेन में बनवाया और फॉरेन में बनवाने के बाद यहाँ पे ले लेते थे। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर है कि मतलब वहाँ पे जो कंपनियां बैठी हुई हैं उनको बोल दो कि भैया हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो वो आप करके हमें दोगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको जो है इसमें हम जो है वैल्यू चेन आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट है तो उस पर भी आपकी वैल्यूएबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी घट जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड है तो वो आराम से मतलब जो है उनको आपका काम मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए ये फ़ायदा है अगर आप खुद बनाते, पहली बात तो वैसा बना नहीं पाते, अगर चलो मान लो बना भी लिया ले दे के, फिर उसमें मतलब वो फिनिशिंग नहीं आ पाती जो कि स्पेशलाइज पर्सन जो वो कर पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसमें थोड़ा सा आपके लिए उनकी डेवलपमेंट आपको जो वो मिल जाती है, मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। और इसके साथ साथ हमारा इंटरनेशनल कंपनी को लोकेशन एडवांटेज भी आपको मिल जाता है। ठीक है, कि मतलब आपको जो है लोकेशन वगैरह का सर्च आउट मतलब करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मतलब सारा सेटअप है उनका, अपने आप उनको वो करना है। लेकिन अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पहली बात तो इतना पैसा लगाएंगे, ठीक है, उसमें सारा सेटअप लगाएंगे, सेटअप लगाने के बाद आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या रहते हैं कि होस्ट कंट्री में टेक अप द मार्केटिंग एक्टिविटी एंड हिंडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कंपनी। तो उसमें आपका कई बार क्या होता है कि कंपनी जो दूसरी कंपनी है वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, आपके बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है, तो उसमें मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ का और उन सब चीज़ों का भी आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है। द पुअर वर्किंग कंडीशन इज़ द होस्ट कंट्री कंपनी द, इसमें मतलब क्या है कि मान लो अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका डिफेक्ट है, कई बार क्या है कि जैसे मान लो आपने चाइना से प्रोडक्ट बनवाया है, तो वहाँ पर अगर आपने लिख दिया कि जैसे पीआरसी आपने लिख दिया, अच्छा ये लोग बड़े चालू होते हैं। ठीक है, पहले आपका मेड इन चाइना लिखा आता था, मेड इन चाइना, तो लोग उसको जो वो नहीं वो करते थे। ठीक है, मतलब आप देखते ही पहचान जाते हो कि अच्छा मेड इन चाइना है, नहीं खरीदेंगे। अब क्या है, अब इन्होंने पीआरसी लिखना शुरू कर दिया, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आधे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता, आपको पता थी, नहीं पता थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे उन्होंने पीआरसी लिखना शुरू कर दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आधे लोगों को पता ही नहीं, तो हम वो वाला सामान भी खरीद लेते हैं जो मतलब हमारे यहाँ, ठीक है भाई, लोग उसको पॉपुलर नहीं करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वहाँ की वर्किंग कंडीशन ऐसी हैं, कंपनी की मतलब जो है दिक्कत, अगर कंट्री की दिक्कत है, तो वहाँ से लोग मतलब एक नेगेटिव इमेज जो वो आपके लिए बन जाती है। अच्छा ये वहाँ से बना चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है भाई, इसमें जान ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपके जो वर्किंग कंडीशन और उसमें जो है वो कई बार आपको जो है दिक्कत आ जाती है। जैसे नाइकी पे ये चीज़ आपकी हुई थी। ठीक है, कि मतलब इसमें आपका जो है वहाँ के जहाँ से ये अपने मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वहाँ की वर्किंग कंडीशन की वजह से मतलब यहाँ पर जो है वो इसकी कंपनी की जो इमेज है उस पर आपको फ़र्क देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर।
जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब कंपनी दो या दो से ज़्यादा कंपनी आपकी मर्ज हो जाती हैं, या तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो या तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हो जाए, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसे एल है, एल आपका जो लार्सन एंड टर्बो है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या है, दोनों कंपनी ने आपस में जो वो जॉइंट वेंचर किया है, जब तक हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट हो जाता है, हम आपके हैं कौन, आप अलग, और हम दो सेपरेट एंटिटी आपकी बन जाएंगे। जॉइंट वेंचर अकर व्हेन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड जॉइंटली ओन्ड बाय द बोथ पार्टनर। इसमें दोनों पार्टनर की एग्जिस्टेंस आपकी रहेगी। एटलीस्ट वन पार्टनर ऑफ दिस मस्ट बी फ्रॉम द अनदर कंट्री, देन द लोकेशन ऑफ द कंपनी मस्ट बी आउटसाइड द एटलीस्ट वन पार्टी इज द होम कंट्री। मतलब एक कंपनी यहाँ की है, एक कंपनी आपकी फॉरेन कंपनी की है, तो मतलब जहाँ पर जो है उसकी लोकेशन पे आप जाके जो वो मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में आपका वो रहेगा, मतलब जिस कंपनी के साथ में हम वो कर रहे हैं वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हम जो वहाँ पे कर सकते हैं, हम कर ही इसी ले रहे हैं जॉइंट वेंचर कि हम आपके सारे जो आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कंपनी जो है वो फॉर्मिंग करती है जॉइंट वेंचर को, ठीक है, दूसरे पार्टनर के साथ में, कस्टमर की, वेंडर्स की, ये सारी रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको पता रहती हैं इसमें, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर जो है वो इक्विटी एंट्री मोड होता है, जहां पर कंपनी जो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो वो काम करेगी आपके साथ में, और इसके साथ साथ में कंपनी ये भी देखती है कि भाई हम अपनी जो पार्टीज हैं उसको री इंजीनियरिंग करने का, और इसको कंसोर्टियम भी बोल देते हैं कई बार ना, इससे रिलेटेड भी टर्म आ जाती है आपके कंसोर्टियम, ठीक है। जब आपके दो से ज़्यादा पार्टनर आपके एक साथ में एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। व्हेन मल्टीपल पार्टनर पार्टिसिपेट इन द जॉइंट वेंचर द वेंचर में बी कॉल्ड कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है कि कंसोर्टियम क्या होता है, एक बार इससे मैनेजमेंट में क्वेश्चन आया था इससे। जॉइंट वेंचर मतलब जो है फास्टर एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट और उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, उसमें हाई रहती है द फर्म में हाई गेन, और उसमें जो लोकल पार्टनर्स वगैरह हैं उसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो आपका घट जाएगा, लोकेशन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। रेपुटेशन ऑफ द रेजिडेंट पार्टनर गिव द जॉइंट वेंचर एक क्रेडिबिलिटी, ठीक है भाई, मेरा अपना जो है नाम है, मेरा अपना कंपनी में, कंट्री में मैंने अपना नाम कमा रखा, फेम कमा रखा, तो उसका एडवांटेज आपको सामने वाली पार्टी को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, शेयर्ड ओनरशिप रहती है, तो कई बार आपके लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई एक कंपनी जो अपने फ़ायदे देखती है कि भाई हमारी तो होम कंट्री है, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, तो होस्ट कंट्री वाले को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। जॉइंट वेंचर कैन फॉरक्लोज द अदर अपॉर्चुनिटी फॉर द एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट प्लेस, ठीक है। जॉइंट वेंचर से आपके जो बाकी एंट्री मोड जो होते हैं उसमें फिर आपके लिए दिक्कत आ जाती है, तो उसमें भी फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। फाइनेंस वगैरह की मतलब जो है वो आपकी दिक्कत रहती है कि मतलब एक साथ में इतना सारा फाइनेंस अरेंज करना, वो दिक्कत रहेगी, ठीक है। और वो थोड़ा सा रिस्की रह जाता है, टेक्नोलॉजी वगैरह पे, मार्केट शेयर पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपका रिस्की हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटजिक अलाइंसेस। स्ट्रेटजिक अलाइंसेस का मतलब होता है स्ट्रेटजिकली आपने क्या कर दिया, किसी दूसरी कंट्री के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ठीक है। स्ट्रेटजिकली आप रोल प्ले कर रहे हो, क्या रोल प्ले कर रहे हो, कि मतलब उसमें कह रहे हो कि भाई आप हमारे ये वाले रिसोर्सेज यूज़ कर लो, हम आपके ये वाले रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे, तो आप भी स्ट्रेटजी खेल रहे हो और सामने वाली कंपनी भी आपके साथ स्ट्रेटजी खेल रही है। मान लो मेरे पास फाइनेंस है, दूसरी कंपनी के पास फाइनेंस नहीं है, उसका एचआर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आप मेरा फाइनेंस यूज़ कर लो, मैं आपका एचआर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज है, एक पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में विद द पर्पज ऑफ अचीविंग कॉमन गोल वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क और मैक्सिमाइजिंग द लिवरेज। मतलब आप जो रिस्क है उसको आप मिनिमाइज करते हैं और आपको जो प्रॉफिट है उसको आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, कि जो चीज़ों के आपके यहाँ कमी है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप हमारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आपका जो हमारा वीक है आपका स्ट्रॉन्ग है, तो हम आपकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेज जो है वो एक ऑफ वन ऑफ एक्टिविटी होती है, माइट फोकस ऑन द जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव माइट न्यू प्रोडक्ट जॉइंटली डेवलप द पर्टिकुलर मार्केट, की मतलब हम दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट जो वो डेवलप करेंगे और मार्केट में कैसे एंटर करना है ये आपका इसमें आ जाता है, ठीक है, जिसमें दोनों जो वो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग जो वो एक दूसरे कंपनी के साथ में आपका काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हमारे रहते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, जैसे आपका
लाइसेंसिंग है, जॉइंट वेंचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, ये सब हमारे अलाइंसेज जो है वो आपके रहते हैं जब हमारी मार्केट न्यू रहती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपना देख सकते हैं। एक एग्रीमेंट होता है हमारा, उस एग्रीमेंट के थ्रू हम अपना जो स्ट्रेटेजिकली गेम अपना प्ले करेंगे। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब होता है कोई सब्सिडरी कंपनी थी, उसके 100% शेयर जो वो आपने परचेज कर लिए। ठीक है, या आपने उस पर जो वो सब्सिडरी मतलब थी आपके, लेकिन सब्सिडरी में आपने उसको पूरा कवर कर लिया है। तो ये भी एक तरीका है कि फॉरेन की कोई कंपनी थी, उस पर आपकी सब्सिडरी थी फॉरेन में, और उस पर आपने पूरा उसको कवर कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। तो यहाँ पर आपका जो 100% जो ओनरशिप है वो आपकी आ जाती है। मतलब जैसे मान लो कोई सब्सिडरी थी, उस पर 100% अगर ओनरशिप आपकी आ जाती है तो वो आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, वेयर द फर्म हैज़ टू डू एवरीथिंग इटसेल्फ विद द कंपनीज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है भाई, आप जब उसको जैसे चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करे लेकिन बिल्कुल स्केच से स्टार्ट कर रही है। स्केच का मतलब है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही है। अब ऐसे में कंपनी जो वो क्या कर रही है, बिल्कुल जीरो से उसने प्रोजेक्ट अपना बनाया, बिल्कुल ज़मीन खरीदी, अपना सारा सेटअप कराओ, सेटअप करने के बाद वो आगे बढ़ी है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप कोई बना बनाया प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसमें कंपनी जो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज द मोड ऑफ एंट्री वेयर द फर्म स्टार्ट फ्रॉम द स्केच एंड न्यू मार्केट और ओपन अप डाउन स्टोर वाइल यूजिंग देयर एक्सपर्टाइज। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एसेट मैनेजमेंट और ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी आपकी मर्जर कर लेती है, मतलब दो कंपनियां आपकी आपस में मर्ज हो गई और दोनों की एग्जिस्टेंस अब अभी आपकी है, तो उसको हम बोलते हैं मर्जर। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई ए कंपनी है, ए ने बी को एक्वायर कर लिया और बी की कंपनी जो वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ आपकी ए की कंपनी रह गई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्विजिशन। और अगर ए प्लस बी दोनों की एग्जिस्टेंस है और ए बी बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मर्जर बोलेंगे। ठीक है, तो मर्जर हमने किसी कंपनी के साथ में मर्जर कर लिया और उसके साथ में एक्विजिशन हमने एक्वायर कर लिया, तो वो चीज़ें भी हमारे साथ में इसके साथ में आ जाती हैं। ओके, तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन हमारा जो है एक बहुत ही एक्सपेंसिव तरीका होता है, क्योंकि उसके बदले में सारी एसेट वगैरह वो सब हमें परचेज करनी पड़ती है, हमें लाइबिलिटी भी परचेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें हमारा एक, लेकिन ये एक तरीका होता है अपनी मार्केट में एंटर करने का, जिसको हम कंपनी यूज़ कर सकती है। अगर कंपनी को लग रहा है कि भाई एक्विजिशन एक सही तरीका है, एक लॉस मेकिंग है, अगर हम उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है, तो उस टाइम पे कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव एंड बोथ ग्रेट प्रॉफिट एंड ग्रेट लॉसेस कुड बी एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्री मोड। मतलब इसमें हो सकता है कि आपको बहुत फ़ायदा हो और हो सकता है आपको नुकसान हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हमारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, समटाइम इट वुड बी चीपर फॉर द डोमेस्टिक कंपनी टू हैव द ग्रीड फील्ड स्ट्रेटेजी देन द एक्विजिशन। ठीक है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है उसमें एडवांटेज भी आपका रह जाता है कि भाई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करोगे उससे तो बेटर है किसी दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी को ही एक्वायर कर लो। ठीक है, तो कई बार ये जो चीज़ें हैं वो आपके एडवांटेज हो जाते हैं। ठीक है, क्विक टू एग्जीक्यूट होता है, मतलब आप डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आप जल्दी से उसको जो पेमेंट करो और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। एक्विजिशन एनेबल फर्म टू प्रीम देयर कॉम्पिटिटर, कि जो कॉम्पिटिटर वगैरह है वो सारे आपका उस पर इतना ज़्यादा फोकस आपका नहीं रहेगा। ठीक है, मैनेजर में बिलीव एक्विजिशन आर लेस रिस्की देन द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कई बार आपको लगता है कि भाई जो हमारे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें हम जो है ये चीज़ें एडवांटेज आपका रहने वाला है, तो कंपनी को लगता है कि भाई एक्विजिशन से बेटर है कि भाई हम ये जो चीज़ें हैं वो अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार कंपनी को बहुत ज़्यादा ओवर पे करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई हमारी जो कंपनी है
उसको बहुत ज़्यादा कई बार आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जितना उसकी लिमिट से बाहर होता है। तो ये आप कई बार आपको जो है वो एडवांटेज आपका जो है वो रहता है। उसके बाद आपका एफडीआई है। एफडीआई के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम डायरेक्टली वहाँ के मतलब जो कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली वहाँ के बिजनेस में जाके एंट्री करती है और वहाँ के बिजनेस को स्टार्ट करती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और जो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है ये भी एक तरीके से एफडीआई का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें हमारी जो कंपनी है वो क्या करेगी आगे, मतलब जो है फॉरेन की कोई कंपनी हमारे यहाँ आती है या तो वो यहाँ पे एक्वायर कर लेगी किसी कंपनी को, या फिर वो क्या करेगी यहाँ पे बिल्कुल स्केच से ही हमारा सारा सेटअप करेगी और सेटअप करने के बाद सारा जो वो उसको बनाएगी, ठीक है। कोई फॉरेन की कंपनी है हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स खरीदती है या कोई और चीज़ करती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर शेयर्स में करेगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों में कर रही है, प्रोडक्शन में कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसमें हमारा जो है इसमें ये जो वो ईजिएस्ट मोड होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है कई बार आपका जो है दिक्कत करती है हमारे लिए, ठीक है। कई बार एफडीआई जो वो हर सेक्टर में आपको अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वो आपका लो होता है, ऑलरेडी सेटअप कंपनियाँ होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होती है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। तो हम लोग जल्दी ही आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। तो थैंक यू गाइज एंड मिलते हैं जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।